हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे को आपने मेरा मैसेज देखा था जो मैंने टेलीग्राम पे किया था। आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा था ऐप के ऊपर, और वो भी दोपहर 1 बजे, ताकि आप लोगों के लिए एकदम से सरप्राइज शॉकिंग न्यूज ना बन जाए, आपको अच्छे से रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। देखो, सैटरडेज के लिए रेडी रहा करो। मैं अपने सेशन तो लेती ही हूँ, लेकिन कभी कभी जब मूड घूम जाता है ना, तो सरप्राइज टेस्ट भी ले लेती हूँ। तो रेडी रहा करो, क्योंकि इससे ये पता लगना बहुत जरूरी है कि पूरे हफ्ते हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितनी एप्ट है। ठीक है, तो कभी कभी मैं बिना बताए भी टेस्ट ले लेती हूँ सैटरडेज को, तो रेडी रहा करिए। ठीक, चलिए जी। कभी सैटरडे को ले लिया, कभी मंडे को ले लिया, यू शुड बी रेडी। इस वजह से मैं बोलती हूँ, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको डेली बेसिस पे पढ़ा करो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं वोकैबलरी। पहला वर्ड है रिप्रीव। देखो, इसको इसको बोलते हैं टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम समथिंग। जैसे किसी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उसने मेडिसिन खा ली, उसको एक रिलीफ मिल गया। तो रिलीफ जैसे हम बोलते हैं ना, रिलीफ, रिस्पाइट, रिप्रीव। रिलीफ, रिस्पाइट, रिप्रीव। थोड़े से देर के लिए सस्पेंशन, मतलब पेन से थोड़ी सी राहत। और डीले, पार्डन, ये सब बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट है। एक तरफ राहत दे रहे हो, दूसरे तरफ पनिशमेंट दे रहे हो। तो पनिशमेंट, कॉन्टिन्यूएशन, एक्सेलरेशन, ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे। फिर है, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लोर करना। इम्प्लोर करने का मतलब होता है, कहते हैं ना, हाथ जोड़ के किसी से भीख मांगना। एम्प्लोरिंग बिफोर somebody, किसी से आप बेग कर रहे हो। बेगिंग somebody टू डू, बेगिंग somebody फॉर समथिंग, तो इसको हम बोल सकते हैं बेग। बेग के बाद भीख, भीख से बना बिसीच। ठीक है, किसी से प्लीज प्लीज बोलना, तो प्लीज से बना है तो प्लीड हो गया, और आपका रिक्वेस्ट हो गया। इम्प्लोर करना, रिक्वेस्ट करना। प्लीज, प्लीज से बना है प्लीड। भीख से बना है तो बिसीच हो गया। एंट्रीट करना, बहुत बढ़िया, एंट्रीट। तो ये सारे शब्द होते हैं। पहले तो बी वाले हमने लिख लिए, बीग, बेग और बिसीच। फिर प्लीज से बना प्लीड, रिक्वेस्ट करना, एम्प्लोर करना और एंट्रीट करना। इन सब का मतलब होता है यू आर बेगिंग somebody टू डू समथिंग। ऑपोजिट है, एक तरफ बेग कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका भौकाल है, डिमांड, रिजेक्ट। आप अपने ऊपर हो, मर्जी के मालिक हो, किसी से भीख भीख नहीं मांग रहे, राजा हो। तो दूसरा इसका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है पिविट। पिविट वर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, लाइक दिस। तो जब कोई चीज एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, ओ माय गॉड, कौन सी स्पेलिंग सही है यार? सेंटर की कौन सी स्पेलिंग सही है, ई आर या फिर आर ई? मैं चाहती हूँ सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जल्दी से। जैसे ही क्वेश्चन सामने आया है ना, तुरंत आंसर लिख दिया करो कि सेंटर की बात करी जाए तो कौन सी स्पेलिंग सही है, आर ई या फिर ई आर। इनफैक्ट, चलो 1 मिनट में आपको समझाते हैं। ये सारी स्पेलिंग्स आपने देखी होगी। सेंटर में आर ई आता है या फिर ई आर, बताओ। मीटर में आर ई आता है या फिर ई आर, बताओ। और थिएटर में आर ई आता है या फिर ई आर, बताओ। क्या ये कंफ्यूजन हमेशा नहीं रहता है? एक लाइन में इसका सोल्यूशन आपको बता रही हूं। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर दोनों सही है तो हम लोग आर ई क्यों लिखते हैं, सेंटर की स्पेलिंग में ई आर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में आर ई लिखा जाता है। और अमेरिकन एक्सेंट जो लोग फॉलो करते हैं ना, तो अमेरिकन एक्सेंट में ई आर लिखा जाता है। अब कभी मत कंफ्यूज होना, आर ई और ई आर दोनों सही है, पर इंडिया में हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, इस वजह से आर ई बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये। अब देखो, अब यहाँ पे, अब देखो, पिविट का मतलब सेंटर है। अब चूंकि इंडिया में हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर। किसी चीज का एकदम मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को कोर बोलते हैं, मेन पॉइंट को क्रक्स बोलते हैं, हार्ट ऑफ समथिंग। हार्ट, किसी चीज का हार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस, मेन पॉइंट, एक्सिस, एपीसेंटर, फलक्रम। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं गटिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं गटिंग, तो गटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी को क्या बोल रहे हो, किसी चीज को खत्म करना या फिर उठाना। देखो, गटिंग का मतलब होता है इमोशनली डिवास्टेटिंग। अच्छा, डिवास्ट का मतलब क्या होता है, डिवास्ट वर्ड कैसे हम यूज करेंगे, टूट जाना, बिखर जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो डी वाले शब्दों को ऐसे लिखा जाता है, डिमोलिश, डिवास्टेट, ड्रेन और डिस्ट्रॉय। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ डी वाले शब्द। अब आ जाएगा रैनसैक, फिर आ जाएगा रून, रिवन करना, किसी चीज को खराब करना, रेक, रैवेज, रैवेज, रेक, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, खराब करना। ऑपोजिट होता है अपलिफ्टिंग, किसी को सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना, एड देना, कंफर्ट फील कराना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है, जब हिंदी में हम बोलते हैं मनहूस। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस मतलब होता है जब कोई चीज बहुत पवित्र होती है, ठीक है। और इनऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, जब कोई चीज इनऑस्पिशियस है, मतलब अपवित्र है। तो ऑस्पिशियस मतलब पवित्र और इनऑस्पिशियस मतलब अपवित्र। सैड, ग्लूमी, ये सब आ जाएगा। मेनेस, डर, सिन से भरा हुआ, थ्रेट से भरा हुआ। तो ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं ओमिनस, ठीक है। मनहूस है, अपवित्र है, इनऑस्पिशियस है। सैक्रेड मतलब पवित्र, प्रॉमिसिंग, ब्राइट, होपफुल, जहां से आशा की किरण दिखे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे सारे पॉजिटिव वर्ड्स, और ओमिनस से रिलेटेड सारे वर्ड्स हमारे नेगेटिव होते हैं। अच्छा, स्टिमुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नाइट करना, कमॉन तुम कर सकते हो, कमॉन तुम कर सकते हो, मतलब किसी को इग्नाइट करना, ठीक है। इंसाइट करना, इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट हमेशा साथ में लिखा जाता है। किसी को प्रोवोक करना, एनकरेज करना, बूस्ट करना, ट्रिगर करना, कमॉन तुम कर सकते हो, स्पर करना, SPUR, स्पर, इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना, कि कमॉन यार तुम ये कर सकते हो। ऑपोजिट हो जाएगा किसी के रास्ते में बाधाएं डालना, ब्लॉकेज डालना, ठीक है। तो हिंड्रेंस, ब्लॉकेज, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेशन। देखो, एग्जैजरेशन वर्ड का मतलब होता है जब किसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, बढ़ा चढ़ा के करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैजरेट, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे एक होता है मैंने नॉर्मल, मुझे जो पता था मैंने स्टेट कर दिया। दूसरा क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना, यानी कि चीजों को एम्पलीफाई करके बताना, चीजों को एम्पलीफाई करके बताना, चीजों को मैग्नीफाई करके बताना, बढ़ा चढ़ा के, एम्बलिश, हाइपरबोल, छोटा नहीं है बड़ा करके बताना, ओवरस्टेट करना। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अंडरस्टेट करना, मिनिमाइज करके बताना, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, यू आर होल्डिंग इट बैक, मतलब यू आर प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, होल्ड बैक करना। सेट बैक का मतलब भी यही होता है, प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। और गेट इन द वे का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, हिंड्रेंस या फिर हर्डल। डोंट लेट योर ईगो गेट इन द वे, तो गेट इन द वे का एग्जैक्ट मतलब होता है तुम्हारे रास्ते के बीच में मत आने दो। तो किसी चीज को रास्ते के बीच में मत आने दो, डोंट लेट योर ईगो गेट इन टू द वे ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब अपने रिलेशनशिप के बीच में ईगो को मत आने दो। सेट बैक और होल्ड बैक का मतलब यही होता है, प्रोग्रेस, प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस, ठीक है। ईडीएम है थ्रो और रेंच इन द वर्क टू कॉज प्रॉब्लम्स और डिलेज। थ्रोइंग अ रेंच इन द वर्क, काम में बीच में बाधाएं डालना, ठीक है, कॉजिंग प्रॉब्लम्स, कॉजिंग डिलेज। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, यार ब्लॉक का मतलब तो वैसे ही होता है डिफिकल्टी। पुट द ब्रेक्स ऑन, पुट द ब्रेक्स ऑन, इसका मतलब क्या हुआ, स्लो डाउन कर दो, प्रोग्रेस को बंद कर दो, स्लोइंग डाउन द प्रोग्रेस, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन, सीधी सी बात है ना, ब्रेक को ऑन कर दो मतलब प्रोग्रेस को धीरे कर दो। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब भी होता है हर्डल्स। और थ्रो अ रेंच इन द वर्क, रेंच इन द वर्क मतलब कि
काम के बीच में कुछ आपने बाधाएं पैदा कर दी हैं। ठीक, चलिए फिर से बता रही हूँ, 11 बजे मेरा लाइव सेशन होता है इंग्लिश का, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, और सच में ये ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश का। अगर अभी भी नहीं अटेंड करते हो तो अटेंड करो और लाइव अटेंड करो। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू हो जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्लोर? imploring. So what's the meaning of this word implore? बताओ। implore. So what's the meaning of this word imploring? आप सभी को आंसर्स पता है और इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही आंसर करोगे। परफेक्ट, इम्प्लोर। मैंने कैसे बताया था? बी से बैग, बी से बिसीच, इम्प्लोर रिक्वेस्ट, किसी के सामने हाथ फैलाना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बैग करना। सिनोनिम बताओ। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है, अपवित्र, जो डर मन में लाए, मेनेस, थ्रेट, इन सब चीजों को लाए। हेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पीड, हरी, और ऑपोजिट हो जाएगा स्लोनेस। रेप्रीव का मतलब होता है रिलीफ, रिस्पाइट, ये सारे मतलब होते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा कंटिन्यूएशन ऑफ पनिशमेंट। एक तरफ आपने रिलीफ दे दिया उसको, दूसरी तरफ पनिशमेंट अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक, चलिए अब रीडिंग करते हैं। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि रीडिंग से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब आपके सामने ये पूरा पैसेज है, बढ़िया से पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जब पढ़ूंगी ना तो आप भी समझना कि किस तरीके से एक एक लाइन को मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में खुद से जरूर पढ़ा करो। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है यूनानिमस, मतलब सबने साथ में आके डिसीजन लिया कि रेपो रेट को हम कट करेंगे, मतलब रेपो रेट जितना भी चल रहा है उसको 25 पॉइंट्स यानी कि 0.25% से कम करेंगे और 6% पे लेके आएंगे। ये एक टाइमली रिलीफ, रिप्रीव मतलब एक रिलीफ लाया इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम करती है तो मतलब अब रेट कम हो गया, लोग लोन ज्यादा ले पाएंगे, तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। फॉर वीक्स नाउ, मतलब अब तो हफ्तों हो गए थे, जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, मतलब जो यहाँ से बाहर सामान को भेजते हैं इंडिया से, तो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैव बीन इम्प्लोरिंग, मतलब वो बार बार जाके बेग कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से। हेस्टन, हेस्टन का मतलब है कि फास्ट करो। गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट तुम फास्ट करो, जो भी तुम्हारे बायलेटरल ट्रेड हैं यूएस के संग उसको नेगोशिएट करो, इस डील को जल्दी से फास्ट करो। हेस्टन का मतलब होता है फास्ट करो, ताकि हमें एक शील्ड मिल जाए अपने आप को, मतलब जब इंडिया की डील हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के संग, तो जाहिर सी बात है इंडियंस को तो एक शील्ड मिल ही जाएगी, तो ताकि हमें एक शील्ड मिल जाए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल ट्रैफिक से। इन्होंने जो रेसिप्रोकल ट्रैफिक ये लेके आए हैं, सॉरी रेसिप्रोकल टैरिफ जो ये लेके आए हैं, उससे हम लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो इस वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो जाके रिक्वेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट से कि अपनी डील जल्दी जल्दी साइन करो। द टैरिफ हैव बीन पॉज्ड, टैरिफ 90 दिनों तक तो चलो पॉज थे, एक्सेप्ट फॉर 10% यूनिवर्सल टैरिफ्स। 10% जो यूनिवर्सल टैरिफ है सब के लिए, उसके अलावा बाकी सारे टैरिफ्स अभी पॉज थे। लेकिन ये जो पॉज है सबके लिए तो था, इवन वाइल रेजिंग टैरिफ्स अगेंस्ट चाइना, सबके लिए पॉज था, लेकिन चाइना के लिए पॉज नहीं था, उल्टा बढ़ा दिया गया था 125%, क्योंकि ट्रेड स्टैंड ऑफ, इनके कुछ ट्रेड की लड़ाई चल रही थी बीजिंग यानी कि चाइना से, इस वजह से यूएस ने चाइना के लिए बढ़ा दिया, बाकी सबके लिए पॉज किया था। नाउ ऑल दिस थिंग, ये जो हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ये सजेस्ट करते हैं एक स्ट्रैटेजी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मैसिव सेल ऑफ टू द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, मतलब कि जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, गटिंग ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत हजारों करोड़ों डॉलर्स अब अमेरिका के स्टॉक में मेंटेन रहेंगे और उनकी वैल्यूएशन दिन पर दिन बढ़ेगी। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं वो एक तरीके से इस चीज का आइडिया दे रही हैं कि एक्चुअल में ये चाहते हैं ट्रंप। वरिड अबाउट एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, कि भाई इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं, इस वजह से आरबीआई ने अपना जो स्टैंड है वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ बदल लिया है।
अपना स्टैंड न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ बदलना, इसका मतलब है पहले आरबीआई वाज न्यूट्रल, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देखते हैं कब चीजें सही होंगी। पहले न्यूट्रल स्टैंड था आरबीआई का, अब अकोमोडेटिव हो गया है, मतलब अब आगे बढ़ बढ़ के आरबीआई इज ट्राइंग टू मेंड थिंग्स आउट। दैट कुड इंडिकेट फर्दर रेट कट्स, जिसकी वजह से और भी आगे रेट कट्स कर सकता है आरबीआई। अभी तो किया ही है 25 बेसिक पॉइंट से, आगे और भी रेट कट्स कर सकता है आरबीआई, ताकि यार ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनका इंटरेस्ट इंडिया में बना रहे, इंडिया का जो बिजनेस सेक्टर है उनको राहत की सांस मिले इस वजह से। ठीक, चलिए, व्हाट वाज द आरबीआई स्टैंस? स्टैंस का मतलब होता है स्टैंड, चेंज आफ्टर कटिंग द रेपो रेट टू 6%। क्या स्टैंड है जो आरबीआई है उसका? डोविश टू हॉकिश, न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन रीजन फॉर यूएस पॉजिंग टैरिफ फॉर 90 डेज? क्या रीजन है यूएस ने अपने टैरिफ को 90 डेज के लिए पॉज किया है? चाइना को प्लीज करने के लिए ना जी ना, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की तो बात ही नहीं हुई है। हाँ, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और स्टॉक मार्केट लॉसेस को रिकवर करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? पैसेज कितना भी कठिन हो, आपके चॉइस का हो या ना हो, जब आप रीड करते हो और आपके दिमाग में समरी चलती है ना, तो अपने आप कोई भी पैसेज आप सॉल्व कर सकते हो। इतनी पावर होती है रीडिंग में। डेली 8 बजे आया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सेशन आपकी वोकैब और रीडिंग इंप्रूव कर देगा। ठीक है, अब मैं जो होमवर्क देती हूँ वो आपके माइंड रिटेंशन पावर को चेक करने के लिए देती हूँ। इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स आपको उठाने होते हैं और इन 4 वर्ड्स के जितने भी सिनोनिम आपको याद हैं, जैसे बैग की बात करें, बैग, बिसीच, फिर रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, जितने भी आपको याद हैं, कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ और उसके मीनिंग कमेंट सेक्शन में कर दो। इससे आपको और हमें दोनों को पता चलेगा कि कितने शब्द आपको याद हैं। जरूर किया करिए कमेंट। चलिए, अब मैं आपको अर्जुन बैच के बारे में बता दूं। अर्जुन बैच नया बैच है जो कि टारगेट कर रहा है सीजीएल को, फेज को। आपको पता है सीजीएल की नोटिफिकेशन 22 और फेज की 16 को आने वाली है। सब जब सोच रहे होंगे तैयारी करने की, तब आपकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही होंगी इसमें। तो अगर आपने अर्जुन बैच में एडमिशन नहीं लिया है, ले लीजिए। 600 से ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इतने डिटेल में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपको बैच मिलेगा हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है लैब। लाइव कोर्सेज में जाइएगा, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। जब आप पेमेंट करोगे, आपको जो भी प्राइस दिख रहा हो, लैब कोड लगा देना। इससे आपको जितना भी डिस्काउंट मिलेगा ना, उससे 2% और ज्यादा डिस्काउंट आपका हो जाता है इस कोड का इस्तेमाल करने पे। तो इस कोड को जरूर इस्तेमाल करिएगा। और आप में से जितने लोगों को मेरी बुक ऑर्डर करनी है, इंग्लिश किट, ये भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, बुक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऐप। आप जाके बढ़िया से ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय। चलिए, थैंक यू सो मच। 8 बजे कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं द हिंदू में, और 11 बजे मेरा लाइव सेशन होता है। सब लोग जरूर देखिएगा। बाय बाय।